मुझे भी लगता है कि सबसे ज़्यादा ट्रोल मुझे ही किया जा रहा है। उसके पीछे ये था, मैं और सचिन हम दोनों लोग थे और सर भी थे। अब लोग हमारे ऊपर ये भी आरोप लगा रहे हैं, जैसे कि हम कमेंट्स वगैरह में पढ़ रहे हैं कि पढ़ते लिखते तो है नहीं है, तो आप तो जब पढ़ेंगे नहीं तो आपकी जो सीटें जितनी आपके लिए रिज़र्व होंगी वो एनएफएस हो जाएंगी। तो एनएफएस हो जाएंगी और वो फिर जनरल को चली जाएंगी। किसी हमारे चाहने वाले ने ना उसमें डाल दिया कि 3 पिटिशनर हैं, उस पिटिशनर की वजह से हमें भी मान लिया गया। और लोगों में चूँकि हमारी अलग इमेज है तो उन्होंने सोचा यार ये क्या से क्या निकल गया, तो सबके दिल को ठेस पहुंची है। तो मैं यही सबसे पहले तो यही क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं इसमें पिटिशनर नहीं हूँ और मेरी वकालत को अभी 1.5 ही साल हुआ है, अभी 2 साल भी पूरे नहीं हुए हैं। तो मेरा इससे पिटिशन में मेरी हिस्सेदारी नहीं है। बस ये है कि हम लोग इसका समर्थन करते हैं। इसके समर्थन के पीछे का कारण मैं बता देता हूँ। जैसे सर ने सारा डिटेल दे ही दिया है, दोबारा रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है कि 2004 के बाद जब वो पिटिशन, वो चिन्नैया वाला मामला आया तो हमारे बहुत सारे लोगों का ये आरक्षण वर्गीकरण ख़त्म होने की वजह से ना लोग परेशानी में आ गए। मेरा भी यही ऐतराज़ है कि जब हमारे लोगों को मिल रहा था, भाई अलग आरक्षण मिल रहा था, तो ऐतराज़ क्या था इसमें। तो फिर सर को तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए। तो मैं इसका समर्थन इसलिए कर रहा हूँ कि हमारा जो समाज है वो पूरे देश में इतने लंबे समय के बाद भी ऐसी स्थिति में है जैसे कि वो पूर्व स्थिति में था। सुधार हुआ है थोड़ा, लेकिन अपेक्षित सुधार नहीं हुआ जितना कि उम्मीद की जा रही है। अब लोग हमारे ऊपर ये भी आरोप लगा रहे हैं, जैसे कि हम कमेंट्स वगैरह में पढ़ रहे हैं कि पढ़ते लिखते तो है नहीं है, तो आप तो जब पढ़ेंगे नहीं तो आपकी जो सीटें जितनी आपके लिए रिज़र्व होंगी वो एनएफएस हो जाएंगी। तो एनएफएस हो जाएंगी और वो फिर जनरल को चली जाएंगी। लेकिन हरियाणा और पंजाब इस बात के स्पष्ट सबूत हैं कि जब वहाँ वर्गीकरण की स्थिति लागू थी तो वहाँ हमारे बहुत से लोग मतलब पर्याप्त संख्या में लोग हमारा का चयन हुआ है। तो निश्चित रूप से 2004 के बाद से तो काफ़ी लोग पढ़े लिखे हैं, तो इसमें एनएफएस होने का सवाल नहीं उठता कि मतलब वो एनएफएस योग्यता की उसके आधार पर तो हो सकता है कि उनके कम नंबर आए हैं, लेकिन जो क्राइटेरिया फुलफिल करने का होता है लोगों की जो एक ऐतराज़ है वो ये है कि ये लोग जो हैं ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही पूरा नहीं कर पाएंगे। तो उस बात का मैं बिल्कुल पूरी तरह से असहमत हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि देखिए जो अधिक संख्या में दिख रहे हैं पढ़े लिखे बच्चे स्कूल में जा रहे हैं ना, सफाई कर्मचारी तो हमारी आंखों के सामने हैं, तो हमें वो लोग थोड़े दिखाई दे रहे हैं जो पढ़ रहे हैं। तो वैसा नहीं है, काफ़ी लोग अच्छे पढ़ रहे हैं, काफ़ी संख्या में है, लेकिन ये कोई सर्वे नहीं हुआ कि कितने लोग पढ़ रहे हैं। ये हमने भी नहीं किया है कि ऐसा कि भाई हम लोग ही कर लेंगे। जैसे दिल्ली में इतनी कॉलोनियाँ हैं, व्यक्तिगत लेवल पे भी नहीं हुआ है। अगर व्यक्तिगत लेवल पे कर भी लेंगे तो उससे वो मान्य स्वीकार्य नहीं होगा। तो अभी इस तरह का कोई सर्वे नहीं हुआ कि किस समाज के कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन हम व्यक्तिगत तौर पे कह सकते हैं, मतलब अपने अनुभव के आधार पे कि मतलब सुधार अपेक्षित संख्या में लोग पढ़ रहे हैं और वो एनएफएस होने की संभावना नहीं है। कम से कम वाल्मीकि जाति के लिए तो ऐसी अपेक्षा नहीं की जाएगी कि वो एनएफएस हो जाए सिर्फ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के आधार पे। बाकी तो वो पढ़ने में होशियार भी होंगे और अच्छी तरह से जाएंगे। आप कह रहे हैं कि हम एनएफएस नहीं होगा हमारा, हाँ, तो फिर अभी तक नौकरियों में क्यों नहीं पहुंच पाए फिर वाल्मीकि समाज, कहाँ दिक्कत रहेगी फिर? हाँ, ये बात जो है, ये जैसा शुक्ला जी ने कहा था, तो प्रॉब्लम यही है मेरे दोस्त कि हमारे लोगों के ना होने से वहाँ पे हमारे लोगों को साइड लाइन कर दिया जाता है। ठीक है ना। और उन्हें जब उनका एक अलग से वर्गीकरण किया जाता है ना, तो उसके लिए क्राइटेरिया भी थोड़ा सा अलग बनाया जाएगा। जैसे भारत में अंग्रेज थे ना, तो भारतीयों के लिए 33% मार्क्स कर दिए थे, तो हमारे लिए जैसे 5% की छूट मिली जाती है। तो इसी तरह से इस उपवर्गीकरण में हो सकता है कि 1-2%, 5% की और छूट मिल जाए उन्हें सामने लाने के लिए। और ये हमेशा से होता रहा है इसी तरह से कि जब हम किसी श्रेणी को, किसी वर्ग को ऊपर लाना चाहते हैं तो उन्हें विशेष सुविधाएं दे के, कुछ अलग प्रावधान करके हम उन्हें सामने लाने का प्रयास करते हैं, तो वो बिल्कुल अपने प्रयास में सफल हो जाएंगे। हमार जाटव है वो सबसे ज़्यादा आरक्षण खा रहा है अभी तक, यही मतलब जो डोमेन पब्लिक में बात है यही है। और लगातार जो अपर कास्ट जातियाँ वो भी यही कह रही हैं कि जो चमार जाटव है वो
आरक्षण खा रहे हैं, कुछ लोगों को नहीं मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर समीक्षा होनी चाहिए। वही बात इस फैसले में लगभग वही बात है जो भी लोग आप कह रहे हो। तो क्या चमार जाटवों को ज़्यादा मौका मिला वाल्मीकियों से? देखिए उन्हें मौका इसलिए मिला कि वो बेहतर, जैसे कि हम क्या करते हैं, वो पब्लिक स्कूल में पढ़ेंगे, हमारा प्राइमरी में पढ़ेगा, तो वो शिक्षा के स्तर में समूह तो एक ही है ना सर, ये देखिए समूह तो एक है, लेकिन देखिए अब मैं 3 दिन 2 दिन से ना चमार जाटव सारे यही कह रहे हैं सोशल मीडिया पे हाँ। कि हमने बाबा साहब को पढ़ा, हमने बाबा साहब की बातें मानी तो हम आगे बढ़े। ये लोग तो न पढ़ना चाहते ना आगे बढ़ना चाहते हैं। ये तो बिल्कुल आपने बिल्कुल ये एकदम अभी भी पाखंडवाद में लिखते हैं। सही बात है। देखिए पाखंडवाद तो एक धार्मिक मान्यताएं हैं, वो तो सभी समाजों में जो चाहे जितने पढ़े लिखे वो एक अलग मुद्दा है। ये चूँकि आस्था और धर्म पे हम लोग कितनी, अब ये व्यक्तिगत मामला होता है, किसी पे इस तरह आक्षेप करना अच्छा नहीं है, लेकिन ये सबकी मान्यताएं अलग अलग होती हैं। और ये जो कहना कि ये तो धर्म कर्म में ही लिपटे रहते हैं, धर्म कर्म में तो सभी लिपटे हुए हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन भाई आप साफ साफ कहलवाना चाह रहे थे असल में कि भाई आप यही बता दो आपका रास्ता रोका किसने, आप ये कहलवाना चाह रहे हो ना। तो देखिए मैं बता रहा हूँ, ये मैं 1-2 दिन से यही बचना चाह रहा था कि ये व्यक्तिगत अनुभव शामिल न किया जाए। देखिए मैं सेंट्रल ट्रांसलेशन ब्यूरो, गृह मंत्रालय का एक ऑफिस है, उस ऑफिस में चपरासी से पियोन से लेके डायरेक्टर तक हमारे, पियोन भी, एओ क्या होता है, अकाउंट्स ऑफिसर और डीडीओ, और मतलब तमाम सीरीज़ में नीचे से ऊपर तक निदेशक जो सबसे हाईएस्ट ऑफिसर होता है वो भी हमारे अनुसूचित जाति के थे। लेकिन उसी ऑफिस में मुझे अपने लोगों की वजह से 1.5 लाख रुपए जिस फ्लैट को मुझे मिला उसका मेरे को समय से पैसा नहीं दिया, वहाँ तंग किया गया। मेरा प्रमोशन 2005 में ही हो जाना चाहिए था, लिंगर ऑन करते करते 2018 में मैं रिटायर भी हो गया, तब तक भी नहीं किया गया। और हम जब भी आपस में बात करते थे यार हमारे ऐसे है, तो हमें लोग दूसरे जो अपर कास्ट के लोग हैं हमारा मजाक उड़ा कहते थे, अरे तुम्हारे भाई तो बैठे हैं ऊपर से नीचे तक, तुम क्यों नहीं करा लेते। तो ये हमने फील किया है दोस्त, दफ्तरों में हमने बिल्कुल फील किया, और मैं आपने हमारे मुंह से निकलवा ली ये बात। तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ। ये एक सामाजिक प्रश्न है, ठीक है ना, ये ह्यूमैनिटी या ह्यूमन साइकोलॉजी वाला मामला है। ये जाति जो चीज़ है ना, जाति एक हमारी वो बन गई है, पहचान बन गई है। कितनी 6743 है ना, इतनी जातियाँ हैं, है ना, 6300। हाँ वही। तो इतनी जातियाँ हैं, ये व्यक्ति की अपनी अपनी पहचान बन चुकी है। ये जाति के बीच में प्रेम तो संबंध स्थापित हो सकता है, लेकिन उसे समाप्त करना बिल्कुल भी संभव नहीं है। ये देखिए मैं ये नहीं कहता, ये मेरा व्यक्तिगत सुझाव है, जो मेरे की जाति जाएगी नहीं। हाँ, मेरे व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर, जो अर्जित ज्ञान के आधार पर मैं कह रहा हूँ, क्योंकि इसे समाप्त करना संभव नहीं है, क्योंकि ये हमारी पहचान बन चुकी है। जैसे मेरा नाम है, तो ये नाम की तरह से यूज़ हो रहा है, ये नाउन है। जाति जो है ना एक एथीरियल चीज़ है, ये आकाशीय चीज़ है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। हमारे सामने ये कैमरा रखा हुआ है, हम इसे तोड़ सकते हैं, फेंक सकते हैं। जो भौतिक वस्तुएं हैं ना, उन्हें हम नष्ट कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे दिमाग में बैठ गया है, जाति क्या है? जाति एक मानसिक रोग है, जो नफरत क्यों करते हैं हम। तो ये जो चीज़ है, ये जाति को नष्ट नहीं किया जा सकता। जातियों के बीच में प्रेम जरूर स्थापित किया जाता है। बुद्ध का करुणा और प्रेम के अलावा इसका कोई चारा नहीं है। जातियों के बीच हम आपस में प्रेम कर सकते हैं, एक दूसरे को मार नहीं सकते, अपने लिए मैं ख़त्म नहीं कर सकते। तो ये जाति को तो ख़त्म करना, तो देखिए नष्ट करना तो संभव नहीं है, लेकिन हम जातीय प्रेम, जाति होते हुए भी, भाई मेरा नाम अलग है, आपका नाम अलग है, फिर भी हम प्रेम कर रहे हैं। तो आपकी जाति अलग है, मेरी जाति अलग है, तो प्रेम क्यों नहीं हो सकता? तो उसके पीछे जो कंसेप्ट है वो हम दूर कर दें। और ये मानसिक चीज़ है, कुछ नहीं, 1 सेकंड लगता है, ख़त्म कर दो। तो ये सर, ये जो जजमेंट, ये जो फैसला आया है एससी/एसटी रिजर्वेशन को लेकर, आपको इस फैसले में कोई खतरा नज़र आता है समाज को लेकर? देखिए असल में क्या है, हाँ मैं बता रहा हूँ कि जब भी कोई नई चीज़ आती है, जैसे ये बिल्कुल पहली बार ऐसा हुआ है, तो जैसे कंप्यूटर आया था, अटल बिहारी वाजपेयी बैलगाड़ी लेके पहुंच गए, लेकिन आज कंप्यूटर कितने ज़रूरी है? आज कंप्यूटर हमारी जेब में पड़ा हुआ है।
ये लैपटॉप से, पाम टॉप से भी छोटी चीज़ हमारी जेब में आ गई, कितना फ़ायदेमंद सिद्ध हुआ। तो नई चीज़ें जब भी आती है, नए फैसले जब भी आते हैं, तो उनके प्रति हमारे मन में आशंकाएं बनी ही रहती हैं। अब जैसे कि सबसे बड़ा तो एनएफएस का था, एक क्रीमी लेयर वाला है, सब लोग कह रहे हैं और यार ये सफाई कर्मचारी भी सब निकल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। 2 अगस्त का एक उसमें द हिंदू में छपा हुआ है, ठीक है, ये देखिए, इसमें साफ साफ इस तरह लिखा हुआ है, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये कमेटियाँ बैठेंगी और भाई सर डर उस बात का सता रहा ना लोगों हाँ, को, जहाँ आप कह रहे हैं कि सफाई कर्मी नहीं निकलेगा। हाँ, ईडब्ल्यूएस की हम बात करें तो 7 लाख वाला गरीब है, लेकिन SC ST में आ जाए तो 3 लाख वाला गरीब है। सर इतना फासला तो है ना, देखिए।